नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर में दम है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी ने जयपुर में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। बात होगी भिवानी हत्याकांड को लेकर सुलगते सवालों की और बात 2 करोड़ की रिश्वत कांड की आरोपी दिव्या मित्तल पर बड़ी कार्रवाई की। तो चलिए देखते हैं खबर में दम है। प्रदेश में पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने जमकर कांग्रेस को घेरा। उधर चूरू के सालासर में वसुंधरा राजे का जन्मदिन का सेलिब्रेशन जारी है। सारे राजस्थान के अंदर सारा युवा आक्रोश में है, सारी जनता आक्रोश में है। सरकार को एक दिन भी अपने उस पे पद पे रहने का अधिकार नहीं है। युवाओं में आक्रोश है कि उनके पेपर लीक हुए हैं। एक बच्चे ने 5-5 साल तक अपना मेहनत की। किराने की दुकान में जैसे शक्कर बिकती है वैसे पेपर मार्केट में बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा जोश अब दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। सड़क पर दिखा 23 का संग्राम। लीक का पेपर कहाँ मिलेगा? बेरोजगार का जो आवाज है उसको घेरेंगे, जो कुछ होगा देखा जाएगा। पुलिस धक्के मार रही है, इनके लाठियों से रोकने की कोशिश हो रही है और देखिएगा किस तरह से यहाँ पर पुलिस के लिए मुश्किल भरे हालात हैं। बीजेपी नेताओं और पुलिस में भिड़ंत। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने पहले ऐलान किया था कि वो तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके मानेंगे। 3 बार लाठीचार्ज पुलिस कर चुकी है। हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का रंग राजस्थान के बीजेपी नेताओं पर भी दिखा। एक ही दिन में पार्टी के 2 कार्यक्रमों को लेकर थोड़ा असमंजस जरूर था, लेकिन पेपर लीक और बाकी मुद्दों पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जहाँ भी जाओ युवाओं के मन में आक्रोश था। युवा गहलोत सरकार से नाराज थे। वह पूछते थे कि 1-2 बार पेपर लीक हो तो समझ में आता है। 16 बार पेपर लीक हुआ है। देश के इतिहास में एक पहला राज्य राजस्थान ऐसा होगा और यह कांग्रेस की सरकार होगी जहां 16 बार पेपर लीक हुआ है। बीजेपी ने प्रदर्शन के जरिए चुनावी बिगुल बजा दिया। बड़ी संख्या में राजधानी जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस को घेरने के लिए सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सिविल लाइंस एरिया में तैनात किए गए। बीजेपी के कई दिग्गज प्रदर्शन में शामिल हुए और कांग्रेस पर जमकर बरसे। ये पराकाष्ठा है दमन की। पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन की सजा है ये। पुलिस जिस प्रकार बल प्रयोग कर रही है, पहले नौजवानों को राजस्थान में राजधानी में आने से रोका, अलग अलग नाकों पर रोका, उनके वाहन को रोका, वाहनों की हवा निकाली गई और अब आप देख रहे 3 बार लाठीचार्ज पुलिस कर चुकी है। हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं। हमारा ज्ञापन सरकार ले ले, पर दुर्भाग्य से सरकार का कोई करिंदा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 3 लेयर में जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ते नजर आए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठियां मारने का भी आरोप लगाया। राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंक देना है। हमारे साथ बदतमीजी कर रही है महिलाएं ये डंडा मार रही है। पेपर लीक सरकार, पेपर लीक सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, उखाड़ फेंक देना है इसको।
एक और जहां जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ दम दिखाया, तो उधर तकरीबन 150 किलोमीटर सलासर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भक्ति पॉलिटिक्स में लीन नजर आईं। वसुंधरा ने जन्मदिन की शुरुआत सलासर मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना से की। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। राजस्थान जल रहा है, मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें ये अंदाज नहीं है कि जनता का आक्रोश उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है और कुछ ही दिनों के अंदर ना उनकी कुर्सी बचेगी और ना उनकी सरकार नहीं बचेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक दिन के 2 कार्यक्रम पर बीच बचाव का तरीका निकाला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया। वसुंधरा जी के वजूद को बीजेपी पूरी चुनौती दे रही, लेकिन ये मान लेना, नाम वसुंधरा है, दम है। आप बीजेपी के लोगों को मैं एज ए मित्र राय दे रहा हूं, वसुंधरा जी को राजी करके तुम राजनीति करोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन वसुंधरा जी को नाराज करके तुम राजनीति करना चाहोगे तो सुन लो, जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उस परिवार का अंत हो जाता है। तो सुबह जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब वो खत्म होता हुआ बीजेपी के नेताओं को यहाँ से ले जाया जा चुका है विद्यानगर थाने। वहाँ पर उनको डिस्पर्स किया जाएगा। पुलिस भी राहत की सांस लेगी और पार्टी कार्यकर्ता भी। मगर सवाल ये कि ये जो आंदोलन किया आज, उससे पार्टी ने आखिर हासिल क्या किया? क्या जनता की निगाहों में बने रहने के लिए इस तरह से आम जनता को परेशान करना क्या जायज है? कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात करते हैं भिवानी हत्याकांड की, जिसे लेकर सियासत और इंसाफ की जंग जारी है। देरी से ही सही, लेकिन सीएम अशोक गहलोत भरतपुर के घाटमीका गांव पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है इंसाफ का। पंद्रह फरवरी भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में परिजनों ने 2 लड़कों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उनके मोबाइल को ट्रेस किया तो बंद आया। आसपास के इलाकों में तलाशी की गई। कुछ संदिग्ध नाम सामने आए। बताया गया है कि उनसे मारपीट करने के बाद उनका बोलेरो के साथ अपहरण कर लिया गया। 16 फरवरी हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू के बरवास गांव में गुरुवार को बोलेरो में 2 नर कंकाल मिले। कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद शवों की शिनाख्त हुई। जिन 2 लोगों के बोलेरो में शव मिले थे, उनकी पहचान भरतपुर के घाटमीका के जुनेद और नासिर के रूप में हुई थी। बोलेरो का रजिस्ट्रेशन भरतपुर का था, तो वहीं शवों की पुख्ता शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। मृतकों के परिजनों ने बजरंग दल के कुछ सदस्यों पर उन्हें जलाकर मार देने का आरोप लगाया। 17 फरवरी को दोनों के शव को घाटमीका लाया गया, जहां ग्रामीणों की पंचायत हुई। पंचायत में सरकारी नौकरी और 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। राज्य मंत्री जाहिदा खान मौके पर पहुंची और 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 1/4 श्रेणी की नौकरी का आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी विरोध की स्थिति बनी रही। काफी समझाने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं हरियाणा में आरोपी को पकड़ने गई राजस्थान पुलिस पर कई आरोप लगे। आरोप लगा था कि मोनू मानेसर के घर पर छापे के दौरान पत्नी को पीटा, जिससे उसका गर्भपात हो गया। बाद में राजस्थान पुलिस ने इस आरोप का खंडन किया था। विपक्ष की पार्टियां हमेशा मुद्दे की तलाश में रहती हैं। इस घटना के बाद उनको मुद्दा मिला और 18 फरवरी की शाम को AIMI के चीफ असुद्दीन ओवैसी घाटमीका पहुंचे, जहां मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और राजस्थान सहित हरियाणा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ साथ वहां स्थानीय नेता भी घाटमीका पहुंचे। पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ लोग परिवार के लोगों को साथ लेकर
गांव में ही ईदगाह पर मृतक जुनैद नासिर को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए, जहां मुस्लिम समाज के कई नेताओं ने पहुंचकर बयानबाजी की। दूसरे तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि 8 आरोपियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और घटना को छुपाने के लिए दोनों को गाड़ी में जलाकर मार डाला। डीएनए रिपोर्ट में यह प्रमाणित हुआ है कि यह शव नासिर और जुनैद के ही हैं। डीएनए रिपोर्ट परिजनों से मैच कराई गई थी। कुछ दिन बाद ही गांव में चल रहा धरना तूल पकड़ने लगा तो प्रशासन ने 28 फरवरी को इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। सीकरी पहाड़ी और कामा क्षेत्र में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। 2 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घाटमीका गांव पहुंचे, जहां जुनैद और नासिर के परिजनों से हेलीपैड के पास में ही मुलाकात की और कहा कि सरकार उसके साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री जुनैद और नासिर की पत्नी और बच्चों के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की, जिसमें 1 लाख नकद और 4-4 लाख रुपए की एफडी कराने के लिए कहा। 2 इंसानों की मौत हो गई तो उसी ढंग से हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो चाहे वो ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं इनको फांसी रकम से होनी नहीं चाहिए। परिवार में मैंने बात करी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे समाज ने, पूरी कौम ने। जिस शुरू में परिवार वालों के दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं है, पर फिर भी जो जिस प्रकार से उन्होंने हमसे बातचीत करी है, हम पे विश्वास किया सरकार पर, जिस रूप में उन्होंने घटना होती जयपुर आ गए थे 5-7 लोग, परिवार वाले आए थे, उस वक्त मैंने बात करी थी। इनको मैंने यकीन दिलाया, आज भी वो हम लोग भी कायम हैं और वो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं। तो दूसरी ओर इस दौरान लगातार लोगों का धरना जारी रहा। 2 मार्च को ही आईजी ने मौके पर पहुंच करके आश्वासन दिया कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। हरियाणा में लगातार भरतपुर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इस घटना को लेकर एक ओर जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। पेपर लीक केस के बाद सरकार ने 2 करोड़ की रिश्वत कांड के आरोपी और एसओजी की एएसपी रही दिव्या मित्तल पर बड़ी कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया है। उदयपुर में यूआईटी ने अवैध निर्माण के आरोप में दिव्या के उसी रिजॉर्ट को ध्वस्त किया जिसमें आरोप के मुताबिक दिव्या कारोबारियों को धमकाती थी, उनसे वसूली करती थी। करप्शन पर यूआईटी का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार के महल पर चला बुलडोजर। मिट्टी में मिला दिव्या मित्तल का ठिकाना। दिव्या का महल ध्वस्त। तस्वीर नंबर 1, दिव्या का महल ध्वस्त। तस्वीर नंबर 2, दिव्या का महल ध्वस्त। तस्वीर नंबर 3, दिव्या का महल ध्वस्त। तस्वीर नंबर 4, दिव्या का महल ध्वस्त। तस्वीर नंबर 5, दिव्या का महल ध्वस्त। भले ही बुलडोजर वाले इंसाफ को लेकर सियासत हाई रही हो, लेकिन यूपी के रास्ते चलकर बुलडोजर का इंसाफ अब राजस्थान भी पहुंच गया है। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान रिसोर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण के साथ साथ एक रिश्वतखोर अधिकारी के गुरूर को भी ध्वस्त कर दिया है। यहाँ फार्म हाउस के नाम पर मंजूरी लेकर रिसोर्ट बनाकर कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। जी हाँ, एक एक कर जेसीबी का पंजा बढ़ता गया और करप्शन का महल ताश के पत्तों की तरह बिखरता गया। कोना कोना, छज्जा छज्जा, हर वो दीवार जो अवैध थी
उस पर यूआईटी का एक्शन देखने को मिला। आपको बताएंगे कि आखिर उदयपुर में दिव्या मित्तल के रिसोर्ट को ध्वस्त क्यों किया गया, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर कौन है दिव्या मित्तल, जिसने उदयपुर में अवैध आलीशान रिसोर्ट बना रखा था और व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के साथ डराने धमकाने वाले अड्डे के रूप में रिसोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था। अजमेर की निलंबित आरपीएस अधिकारी हैं दिव्या मित्तल, जिन पर एसओजी की एएसपी रहते रिश्वत लेने का आरोप लगा। फिर दवा कारोबारियों से रिश्वत लेते हुए भी गिरफ्तार हुई थी। 2 करोड़ की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा था और अब फार्म हाउस की आड़ में आलीशान रिसोर्ट बनाने का आरोप है। दरअसल जिस नेचर हिल के नाम से रिसोर्ट का संचालन हो रहा था, उसके लिए दिव्या मित्तल और सुमित के नाम से जमीन खरीदी गई थी। कुल 52,104 वर्ग फीट में निर्माण किया गया था इस आलीशान रिसोर्ट का। दिव्या को 5,043 वर्ग फीट निर्माण की ही परमिशन मिली थी, लेकिन सुमित ने बिना परमिशन 10,650 वर्ग फीट पर निर्माण किया। बिना परमिशन बनाए गए निर्माण को यूआईटी ने ध्वस्त कर दिया। आरोप था कि इस फार्म हाउस का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था। इसमें केवल उतना ही निर्माण तोड़ा जा रहा है जो कि इन्होंने सेटबैक में किया है और जो स्वीकृति से अधिक किया है। ये जो इसका आधा भाग है, आधे भाग में तो कोई स्वीकृति भी नहीं ली है इन्होंने, तो बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। हमने उनको पूरा सपोर्ट किया कि आप जो भी सामान है अपना निकाल लीजिए, जिसको नुकसान नहीं पहुंचे। फिलहाल करप्शन का महल तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन इसे गिराने में जो खर्च आया है, अब उसकी वसूली भी दिव्या मित्तल से ही की जाएगी। दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की राजस्थान की ये तीसरी घटना है। पेपर लीक प्रकरण में नाम सामने आने के बाद भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलाया गया था। उसके बाद में सारण के घर पर भी बुलडोजर चला था। अब दिव्या मित्तल के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदेश में अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई काफी है? कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। जब साल चुनाव का हो तो हर बात में कहीं ना कहीं चुनाव, वोट बैंक की झलक दिख जाती है। बजट सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, चर्चा होने लगी सेक्युलरिज्म पर। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने सदन में भारत को सेक्युलर देश नहीं मानने का बयान दिया, तो कांग्रेस के एक दूसरे विधायक के बयान भी चर्चा में आ गए। देखिए कांग्रेस नेताओं के वो बयान जो अब चर्चाओं में है। हम तो सेकुलर देश इसको 31 अक्टूबर 1984 के बाद में मानते ही नहीं। मैं तो राम और कृष्ण के वंशज है, चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। सदन में सियासी बयान, सेक्युलरिज्म पर सवाल, मेव राम कृष्ण के वंशज, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत। सबसे पहले बात अमीन खान के बयान की। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा, 31 अक्टूबर 1984 के बाद से ही हम भारत को सेक्युलर देश नहीं मानते, अब तो हम यहां वक्त गुजारते हैं। हम तो सेकुलर देश इसको 31 अक्टूबर 1984 के बाद में मानते ही नहीं। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इस सेकुलर का खात्मा हो गया, वक्त गुजारते हैं। हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा तो हमको मारेगा कोई नहीं। हिंदू धर्म का हम अच्छी तरह से ज्ञान जानते हैं। हिंदू भी दूसरे इंसान की रक्षा करेगा, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष कागजों में आपके जो है ऐसा नहीं। देखिए अमीन खान जी ने जब ये बात बोली, उस वक्त मैं विधानसभा में नहीं था। अमीन खान जी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने क्यों बोली, क्या बात बोली, पूरा मेरी जानकारी में नहीं है। अमीन खान का बयान सामने आने के बाद जहां विपक्ष हमलावर हो गया और बयान ने तूल पकड़ लिया, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष
अपने ही विधायक के बयान का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि उन्होंने अमीन खान का बयान सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा, तो दूसरी तरफ विपक्ष अमीन खान से मांग कर रहा है कि या तो वे देश छोड़ दे या अपने बयान के लिए माफी मांगे। माननीय अमीन खान जी जो माननीय विधायक हैं राजस्थान विधानसभा के, उन्होंने कहा कि सन 1984 से देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा है। यदि उनको इस देश में विश्वास नहीं है तो या तो वह देश छोड़ दें या फिर जो देशवासियों से यदि उनसे गलती से शब्द निकल गए हों तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। मैं समझता हूँ यह उनकी संकीर्ण सोच है। वास्तव में भारत सेकुलर है और सेकुलर के आधार पे ही वो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि उन्होंने कहा कि उसके बाद भी यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो मैं सुरक्षित हूँ। यह जो सेकुलरिज्म ही है जिसमें हर मजहब का व्यक्ति भारत में रहने वाला वह सुरक्षित है। तो दूसरी ओर विधानसभा में कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर ने मेव को रामकृष्ण का वंशज बताया। साफिया ने कहा, चाहे धर्म परिवर्तन हो गया हो लेकिन आदमी का खून तो नहीं बदलता। और मेव देखिए इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाउन से कि भाई हमारा इतिहास क्या है, तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। साफिया के इस बयान का विधायक वाजिब अली ने समर्थन किया तो बीजेपी ने कहा कि मोदी के शासन को देखकर साफिया को ये ज्ञान हुआ। जब मेव हो, चाहे और जाति के मुसलमान हो, चाहे छोटी मोटी और भी लोग हो, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो उससे पहले लोग किसी न किसी धर्म को मानने वाले तो थे। तो ये तो सच्चाई है, इसमें तो इसे कोई नकार नहीं सकता, ना कोई नकारता है। तो हमारे रूट्स एक है, हमारी भावनाएं एक है। आज हम किसी भी धर्म को मानते हैं। सब धर्म प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और वह रामकृष्ण का वंशज है और हमारे वंशज पूर्वज एक थे। जिस दिन ये मन से सभी लोग, मेव ही नहीं, सभी लोग स्वीकार कर लेंगे उस दिन भारत में इस प्रकार की कोई समस्या रहेगी नहीं। उधर 3 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है वहां हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जिस क्षेत्र में कांग्रेस पहले मजबूत थी और अब कमजोर हुई वहां हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पायलट ने कहा कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव से पहले विधायकों को तोड़ा गया। अंतिम परिणाम क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस पूर्वोत्तर पूर्व के अंदर जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा गया, बदल किए गए विधायकों के साथ आगे पीछे का जो खेल खेला गया, उस सब का परिणाम है कि जनादेश ज़्यादातर खंडित आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है उस पर हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा। और जिन इलाकों में हम पहले बहुत मजबूत थे, आज अगर वहाँ पे हमें कम वोट मिल रहा है तो उसमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा हम लोगों को। चुनावी साल में कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इन बयानों को अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में वोट बैंक को साधने से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन रामकृष्ण और सेकुलरिज्म पर सियासत का पारा हाई है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।